राधे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लीड कोड की प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स कलेक्टेड। अब ये प्रॉब्लम भले ही लीड कोड पे हार्ड मार्क की गई है, लेकिन अगर आपसे थोड़ा बहुत बीडीपी आता है तो मान लीजिए ये प्रॉब्लम आपके लिए सच में बहुत ही ईजी होने वाली है, क्योंकि इसमें जो जितने भी कांस्टेंट दिए गए हैं अगर उनको हम ध्यान से देख लें तो हमें ये क्लियरली समझ में आ जाने वाला है कि हम बहुत ही ईजी तरीके से ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं ये प्रॉब्लम में कहा क्या गया है। हमारे पास एक फ्रूट्स नाम का एरे होगा जिसकी साइज n क्रॉस n होगी। अब हमें जिसमें i कॉमा जे ये रिप्रेजेंट करता है कि ith रो के jth कॉलम में कितने फ्रूट्स पड़े हैं। अब हमें तीन इनिशियल पोजीशन दी गई है। सबसे पहले 0 0 0 n-1 और n-1 0, यानी हमारे पास तीन बच्चे हैं जो कि तीन अलग अलग जगह पे खड़े हुए हैं। अब हर एक बच्चा एग्जैक्टली n-1 पोजीशन चल सकता है, मतलब हर एक बच्चा, यानी हमारे पास तीन बच्चे हैं, एक 0 0 पे, एक 0 n-1 पे, एक n-1 0 पे, तो हर एक बच्चा एग्जैक्टली n-1 पोजीशन ही चलेगा और उसको कहाँ पहुंचना है और उसको फाइनली n-1 पोजीशन पे पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे वो कहीं से भी घूम के आए, सिर्फ n-1 एट मैक्स चल सकता है और उसके बाद n-1 पोजीशन में उसको पहुंचना ही पहुंचना है। अब उसके बाद चलिए देखते हैं कुछ और कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन दी गई है कि जो 0, 0 है वो वाला बच्चा i+1 j+1 i+1 j j+1 पोजीशन पे चल सकता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं ये तीन के तीनों बच्चे हैं कहाँ पे। मान लीजिए अगर मेरे पास कोई n क्रॉस n साइज का अगर हमारे पास 2D मैट्रिक्स बना हुआ है, मान लीजिए यहाँ 5 क्रॉस 5 का ले लेते हैं, बट जनरली n क्रॉस 1 कुछ भी साइज हो सकता है, 3 4 5। अब यहाँ पे जो पहला बच्चा था उसको 0, 0 पे बोला गया था, 0, 0 यानी जो पहली वाली रो है वहां पे। जो दूसरा बच्चा था उसको बोला गया था 0, n-1 यानी 0th रो की आखिरी कॉलम में, यानी यहाँ पे। और जो तीसरा बच्चा है उसको बोला गया था n-1, 0 पे, यानी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे। अब इन तीन कॉर्नर पे, और जो हमारी फाइनल कंडीशन थी वो हमारी फाइनल कंडीशन क्या बोल रही थी कि हमें पहुंचना कहाँ पे, हमें n-1, n-1 यानी हमें बॉटम राइट कॉर्नर पे पहुंचना है। यानी ये ऐसे 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 जो हमारी पहले तीन कंडीशन थी कि जो हमारा पहला वाला बच्चा चल सकता था वो i+1 यानी डाउन साइड i+1 j+1 i+1 j सॉरी डाउन लेफ्ट j, और सबसे पहले पहला वाला बच्चा किधर चल रहा था, i+1 j+1, सॉरी पहला वाला बच्चा चल रहा था डायगोनल i+1 j+1 i+1 j i+1 और j, और उसके बाद चल रहा था i, j+1 यानी ये इन तीन डायरेक्शन में चल पा रहा था। दूसरा वाला बच्चा हमारा चल पा रहा था, सेकंड वाला बच्चा 0 n-1 यानी जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे था ये चल पा रहा था i+1 j-1, i+1 यहाँ पे होगा और j-1 यानी प्रीवियस वाले रो पे, यानी इस वाले उस पे ये चल पा रहा था। दूसरी वाली i+1 j यानी डाउन साइड तीसरा i+1 j+1 यानी यहाँ पे, यानी ये वाला बच्चा इन तीन जगह पे चल पाएगा। जो हमारा नीचे बॉटम लेफ्ट वाला बच्चा है ये कहाँ पे चल पाएगा, i-1 j+1 यानी टॉप लेफ्ट, i-1 यानी प्रीवियस रो, j+1 यानी नेक्स्ट कॉलम, i, j+1 सेम रो की नेक्स्ट कॉलम, और नेक्स्ट में सेम रो की i+1 यानी नेक्स्ट रो की नेक्स्ट कॉलम पे। यानी ये बच्चा इन तीन डायरेक्शन में चल पा रहा है, ये बच्चा इन तीन में, ये बच्चा इन तीन में। अब हमें एट मैक्स n-1 स्टेप्स लेने हैं और हमें यहाँ पे पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे किसी भी हाल में हो। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉमन ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, अगर हमें n-1 पोजीशन ही लेनी है, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। तो सबसे पहला कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि मान लीजिए अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ तक, ये 0, 0 वाला बच्चा है, अगर हम इसे कहीं पे भी अगर एक भी स्टेप लेफ्ट या फिर राइट मूव कराते हैं तो मैं गारंटीड हूँ कि ये कभी भी n-1 पोजीशन में नहीं पहुँच पाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी 4 है, यानी हमें
3 पोजीशन में यहाँ तक पहुँचाना है। अब अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ, पहली बार यहाँ पहुँचा, दूसरी बार यहाँ पहुँचेगा, तीसरी बार यहाँ पहुँचेगा, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ। अगर यहाँ पहुँचा देता हूँ तो पहली बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ। यानी मुझे पहुँचाना, रियलिटी में मुझे पहुँचाना इस वाले कॉलम में था, लेकिन मैं यहाँ पर कभी भी नहीं पहुँचा पाऊंगा। अगर मैंने एक भी लेफ्ट या फिर राइट पोजीशन लिया तो मैं कभी भी n-1 स्टेप्स में इसे लास्ट वाली सेल पे नहीं पहुँचा पाऊंगा। तो इसलिए एक कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि जो भी मेरा स्टार्टिंग वाला रो है वो हमेशा डायगोनल ही चलेगा, वो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स पिक कर लेगा, और डायगोनल एलिमेंट्स पिक करने के बाद वो डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जाएगा n-1 स्टेप्स में, क्योंकि इसका शॉर्टेस्ट पाथ ही यही है और n-1 शॉर्टेस्ट पाथ के लिए ही दिया गया है। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये यहाँ से बहुत ही ईजिली तरीके से क्लियर होता है कि हमें सिर्फ एक लूप लगा देना है और उस लूप से डायरेक्टली वैल्यूज निकाल लेनी है। वैल्यूज निकाल लेनी है इन द सेंस कि i और j जहाँ पे इक्वल हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे i और j की वैल्यू होगी 0,0, यहाँ पे 1,1, 2,2, 3,3। तो मैंने अपने कोड पे भी यही किया हुआ है। सबसे पहले मैंने डायगोनल ट्रैवर्स किया, डायगोनल ट्रैवर्स करने के लिए 0 से n तक गया हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने हर जगह पे i, यानी 0,0, 1,1, 2,2 ऐसे करके ऐड कर लिया है, और यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू रिड्यूस कर दी है कि इफ इन केस फ्यूचर में अगर मुझे अगर मान लीजिए कि मैं दूसरी जगह से ट्रैवर्स करता हूँ तो उसकी वापस वैल्यू ऐड ना हो जाए। तो डायगोनल के लिए तो मैंने इसे सॉल्व कर लिया। अब चलिए देखते हैं कि जो लेफ्ट और राइट है उसके लिए कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अब लेफ्ट और राइट के जिस तरीके से हमने डायगोनल के लिए लॉजिक लगाया उसी तरीके से हम लेफ्ट और राइट के लिए भी लॉजिक लगाने वाले हैं। लेफ्ट और राइट के लिए क्या लॉजिक लगाने वाले हैं, सबसे पहली बात कि मान लीजिए कि जैसे मेरा ये 4x4 है, तो ये तो मैंने ऑलरेडी ले लिया है, तो इसे लेने का तो कोई अब सेंस नहीं बनता है। अब दूसरा वाला मेरा कॉलम यहाँ से स्टार्ट होता है। अब चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ तो या तो मैं यहाँ जा सकता हूँ, या तो यहाँ जा सकता हूँ, या तो यहाँ जा सकता हूँ। इन 3 जगह छोड़ के और कहीं पे नहीं जा सकता हूँ। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ जाता हूँ, लेफ्ट साइड जाता हूँ, वापस से भी मैं यहाँ, यहाँ और यहाँ जा सकता था। मान लीजिए मैं हमेशा लेफ्ट ही लेता रहता हूँ, तो क्या 3 ट्रैवर्स के बाद मैं अपनी जो फाइनल डेस्टिनेशन थी, जो मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है ये 1 वाली सेल, क्या मैं तीन स्टेप्स ट्रैवर्स करने के बाद मैं कभी भी यहाँ पहुँच पाऊंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मैं 3 स्टेप में कहाँ पे पहुँच पा रहा हूँ, यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से 8 के बाद अगर मैं वापस से 3 स्टेप लेता हूँ तो मैं यहाँ पहुँच पाऊंगा, अगर वापस से 3 स्टेप ले रहा हूँ यहाँ पहुँच पाऊंगा। तो ये मैं एक और ऑब्जर्वेशन लगा सकता हूँ कि अगर मैं अपनी जो ये सेंटर वाली जो डायगोनल है, अगर मैं इसको क्रॉस करता हूँ तो मैं अगेन श्योर हो जाऊंगा कि मैं कभी भी अपने इस वाले जो हमारा बॉटम राइट सेल है, मैं वहां पे कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा। तो इसलिए मुझे एक चीज का हमेशा ध्यान देना है कि मुझे कभी भी अपनी ये डायगोनल नहीं क्रॉस करनी है। हाँ, ये 3 स्टेप में मैं डायगोनल के साथ जरूर पहुंच सकता था। पहले स्टेप में 8 में पहुंचे, दूसरे स्टेप में 11 में पहुंचे और तीसरे स्टेप में 1 में पहुंच गए, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। क्यों सेंस नहीं निकलेगा? क्योंकि डायगोनल मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। तो अगर मैं डायगोनल ही ले रहा हूं तो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 0 हो चुकी है, तो कोई सेंस नहीं निकलेगा। यानी यहाँ पे 0 ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे हर एक डायगोनल में ऑलरेडी मैंने जब पिछली बार वैल्यू ट्रैवर्स की थी तो मैंने वहां से वैल्यू ले ली थी, तो अब यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, तो यहाँ तो ये तो मैं नहीं लेने वाला। तो इसलिए मेरी बेटर अप्रोच क्या होगी कि मैं इन तीनों में से जो मैक्सिमम हो, मैंने यहाँ पे ट्रैवर्स किया, अब यहाँ से इंस्टेड की ये 0 लेने की जगह मैं यहाँ ये ले लेता हूँ। मैंने ये लिया और उसके बाद फिर मैं डाउन साइड मूव कर जाऊंगा, लेकिन डाउन साइड मूव करने का भी कोई लॉजिक नहीं बनता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0 पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ यहीं से रिटर्न कर जाऊंगा। अब थोड़ा सा एक और ऑब्जर्वेशन लगाते हैं। i की वैल्यू यहाँ पे 0 है और j की वैल्यू यहाँ पे 3 है। i की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी i की वैल्यू 0 है, सॉरी i की वैल्यू यहाँ पे 3 है और यहाँ पे j की वैल्यू 0 है। अब जब मैं ये टॉप जो मैं ये डायगोनल लेने वाला हूँ, इस डायगोनल को लेने के लिए मैं हमेशा क्या कंडीशन चेक करूंगा, जो मेरी i की वैल्यू होगी वो हमेशा छोटी होगी किससे? j से। अगर किसी भी पॉइंट पे मेरी i की वैल्यू बड़ी या बराबर हो गई j के, तो अगर या तो बराबर हो जाएगी तो डायगोनल में आ जाऊंगा, और अगर बड़ी हो जाएगी, बड़ी तो पहली बात हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरा j हमेशा यहाँ इधर साइड रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे भी हूँ तो j की वैल्यू अगर
4 है, 4,4 में मैं एग्जिट कर जाऊंगा, मैं आउट ऑफ पूरे के पूरे एरे चला जाऊंगा। तो हमेशा मुझे ये कंडीशन चेक करनी है कि हमेशा मेरे आई की वैल्यू हमेशा छोटी रहे, जो भी मेरा रो है वो हमेशा छोटा ही रहे मेरे कॉलम से। क्यों? क्योंकि मैं राइट साइड ट्रावर्स कर रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं टॉप राइट ट्रावर्सल का क्या। सबसे पहले मैं एक डीपी एरे बनाऊंगा जिसपे इनिशियली -1 रखूंगा और लेफ्ट टॉप ट्रावर्स करेंगे। लेफ्ट टॉप इन द सेंस जो हमारे पूरे के पूरे एरे का जो टॉप लेफ्ट सेगमेंट होगा हम वहां पे ट्रावर्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैंने कंडीशन बताई थी, अगर कहीं पे भी रो की वैल्यू बड़ी या बराबर हो गई कॉलम से तो वहीं से रिटर्न कर जाएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि रो की वैल्यू हमेशा छोटी होनी चाहिए कॉलम से। उसके बाद कहीं पे भी कॉलम की वैल्यू बड़ी या बराबर हो गई n के, यानी इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मुझे 3 ट्रावर्सल अलाउड थे। पहला था लेफ्ट, दूसरा था डाउन और तीसरा था राइट। अगर मैंने राइट ट्रावर्स किया तो राइट में मैं एरे से बाहर चला गया और एरे से बाहर मुझे जाने अलाउड नहीं है, तो वहां से मुझे हमेशा हर बार सिर्फ 0 ही आएगा, वहां से मैं कभी कुछ नहीं ले सकता हूँ। इसलिए मैंने ये कंडीशन डाली है कि रिटर्न 0। उसके बाद मैंने क्या कंडीशन डाली, मैंने डाली कि अगर डीपी और का रो और जो कॉलम है उसमें -1 पड़ा हुआ है तो वहीं से रो और कॉलम रिटर्न कर दे। यानी अगर मैंने पहले से वो वैल्यू कैलकुलेट कर ली है तो मैं वो पुरानी वाली वैल्यू रिटर्न कर दूं। नहीं तो सबसे पहले डाउन लेफ्ट ट्रावर्स करूंगा। डाउन लेफ्ट इन द सेंस, मान लीजिए ये मेरा पूरा, एक सेकंड, मान लीजिए ये मेरा पूरा का पूरा, जैसे ये मेरा पूरा का पूरा एरे है, डाउन लेफ्ट यानी ये लेफ्ट वाला सेगमेंट। सबसे पहले मैं ये वाला सेगमेंट चेक करने वाला हूं। तो इस वाले सेगमेंट को चेक करने के लिए रो की वैल्यू हमेशा +1 होगी क्योंकि हम हमेशा नेक्स्ट रो में चेक करने वाले हैं। यहाँ पे कॉलम -1 होगा, इसलिए मैंने रो +1 किया और कॉलम -1 यानी पिछली कॉलम, नेक्स्ट रो के पिछली कॉलम में। उसके बाद डाउन यानी एग्जैक्ट नीचे अगर देखना है तो नेक्स्ट रो तो है तो रो +1 तो रहेगा ही, कॉलम सेम है तो मैंने सेम कॉलम कर दिया, कॉलम पे कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ के लिए रो +1 नेक्स्ट रो ही है, कॉलम भी एक से बढ़ गई तो इसलिए मैंने कॉलम +1 कर दिया। और क्योंकि इसके लिए मैंने ये वाली कंडीशन लगाई थी कि अगर कॉलम बड़ी हो जाए n से तो रिटर्न 0 कर देना, तो ये वाली तो डायरेक्ट हर बार 0 ही रिटर्न करने वाली, जैसे बाहर जाएगा तो वो 0 रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे भी जैसे सबसे पहले लेफ्ट जाएगा, फिर डाउन जाएगा और फिर राइट जाएगा। तो इस वाले कंडीशन में रो की वैल्यू जो है हमारे वो बड़ी हो जाएगी, किससे? हमारे कॉलम से, बड़ी या बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से भी रिटर्न कर देगा 0, यहाँ से भी रिटर्न कर देगा 0, क्योंकि डायगोनल और डायगोनल से कम वाली वैल्यू के लिए हमने पहली कंडीशन लगा दी है 0 वाली। उसके बाद मैंने क्या किया, जब मैं इन तीन की तीनों वैल्यूज से कैलकुलेट कर लूंगा तो यहाँ पे मैं उन तीनों की मैक्सिमम रिटर्न कर दूंगा। लेफ्ट, डाउन और राइट, तीन के तीनों का जो मैक्सिमम होगा मैं वो रिटर्न कर दूंगा। अब अगर जो ये मैक्स फंक्शन है, अगर मल्टीपल वैल्यूज देना चाहते हैं तो हम उसे एरे के फॉर्म में दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने एरे के फॉर्म में 3 वैल्यूज दे दी और ये इसका मैक्सिमम रिटर्न कर देगा। और वो उसे मैं फ्रूट्स के और उसके साथ मैं फ्रूट्स का रो और कॉलम जोड़ दूंगा। फ्रूट्स का रो और कॉलम क्यों जोड़ूंगा? क्योंकि मान लीजिए मैं अगर यहाँ हूं तो मैं पहले 12 लूंगा, उसके बाद 12 प्लस, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट रो में जाके सर्च करूंगा तो नेक्स्ट रो में तो यहाँ पे 0, तो यहाँ से एटलीस्ट 12 रिटर्न हो जाएगी और इसे मैं अपने डीपी में सेव करा लूंगा। ये देखिए मैंने इसे अपने डीपी में सेव करा लिया। अब नेक्स्ट इटरेशन की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने अपने डीपी पे इसे सेव करा लिया है। अब नेक्स्ट इटरेशन की बात करते हैं। टॉप वाला तो हो गया, अब बॉटम वाले की बात करते हैं। बॉटम वाले के लिए चलिए देखते हैं बॉटम वाले का कोड कैसा होने वाला है। बॉटम वाले के लिए सबसे पहले अपनी पुरानी कंडीशन बना लेते हैं जो हमने पुरानी बनाई थी। सबसे पहले यहाँ पे हमने ऑलरेडी 0 रख दिया है, इसे हमने ले लिया था डायगोनल पे तो इसे हमने 0 रख दिया है। अब इस बार 0 3 3। अब यहाँ पे रो मेरी हमेशा बड़ी रहने वाली है कॉलम से, क्योंकि यहाँ पे 0 0 सॉरी यहाँ पे होगा 3 0, यहाँ पे 2 सॉरी 3 1 3 2 3 3, यानी हमेशा मेरा जो रो है वो हमेशा बड़ी रहने वाली है कॉलम से। ये तो श्योर हो गया। अब दूसरी कंडीशन ये है कि यदि ये बाहर जाता है तो यहाँ से तो मैं कुछ नहीं ले सकता हूँ, तो बाहर वाले कंडीशन में हमेशा 0 रिटर्न कर देना। अब यहाँ से या तो मैं टॉप ले सकता हूँ, या तो सीधा वाला एलिमेंट ले सकता हूँ, या तो डाउन वाला एलिमेंट ले सकता हूँ। तो चलिए इसका सिंपल सा डीबी वाला कोड देख लेते हैं।
तीन के तीनों एलिमेंट लेंगे, इन तीनों में से फिर से नेक्स्ट मूवमेंट में इटरेट करेंगे और इनमें से जो भी मैक्सिमम देगा उसे लाके रिटर्न करके स्टोर करके रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे भी सेम लॉजिक, सबसे पहले यदि मेरी रो की साइज छोटी हो जाती है, इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी अगर मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवर्स करके क्रॉस कर जाता हूँ तो उस कंडीशन में 0 रिटर्न कर देना। अगर रो की साइज बड़ी या बराबर हो जाती है n के, यानी आउट ऑफ बाउंड्री चला जाता हूँ तो वहाँ पे भी रिटर्न कर देना। और अगर मैंने पहले से पुरानी प्रीवियस वैल्यू कैलकुलेट कर ली है तो उस कंडीशन में भी पुरानी प्रीवियस वैल्यू ही रिटर्न कर देना। उसके बाद पहले बॉटम टॉप, बॉटम नेक्स्ट और बॉटम डाउन। बॉटम टॉप इन द सेंस जो बॉटम है, बॉटम का टॉप वाला मतलब ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल, ये बॉटम टॉप, बॉटम नेक्स्ट यानी नेक्स्ट वाला एलिमेंट और बॉटम डाउन यानी नेक्स्ट वाले कॉलम का डाउन साइड वाला एलिमेंट। इसलिए मैंने रो -1, रो -1 यानी पिछली रो का नेक्स्ट कॉलम, रो यानी सेम रो का नेक्स्ट कॉलम और नेक्स्ट रो का नेक्स्ट कॉलम। अब क्योंकि जहाँ पे भी नेक्स्ट रो नहीं रहेगी वहाँ पे डायरेक्टली 0 रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे इस वाले पे 0 रिटर्न होगा, इस वाले पे 15 रिटर्न हो जाएगा क्योंकि इस वाले रो पे है, और यहाँ पे भी 0 रिटर्न होगा। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल को क्रॉस कर गया है। अब फाइनली हम डीपी पे अपने इन तीन के तीनों का मैक्सिमम स्टोर कर लेंगे और प्लस फ्रूट्स ऐड कर देंगे, यानी जो भी एलिमेंट पे खड़े थे पहले उसका फ्रूट ले लेंगे और फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे चेक करके और उसका जो भी मैक्सिमम होगा वो रिटर्न करते जाएंगे। और रिटर्न करने के साथ जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा उसमें हम सबसे पहले इनिशियली में सबसे पहले हमने डायगोनल का ऐड कर लिया, जितने भी डायगोनल थे हमने उन्हें ट्रावर्स करके ऐड कर लिया। फिर उसके बाद हमने टॉप से ट्रावर्स किया, टॉप से पूरा का पूरा ट्रावर्स करने के बाद इनको ऐड कर लिया और उसके बाद हमने बॉटम से ट्रावर्स करने के बाद ये जो बॉटम वाला एरे बन रहा था उसको ट्रावर्स करने के बाद उसके जितने भी मैक्सिमम एलिमेंट थे वो ऐड कर लिए और फाइनली हमने अपना आंसर एरे रिटर्न कर दिया है। दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।